एक साल उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से है। प्रश्न था कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया, विश्लेषण कीजिए। यानी किस प्रकार से यूरोप में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद का, और ये एक प्रकार से दुर्घटना थी जिसके कारण से अफ्रीका जो है कई छोटे छोटे देशों के रूप में बढ़ गया। आज भी अगर देखें अफ्रीका का जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें छोटे छोटे कंट्री आते हैं, तो वो एक लकीर में बटे हुए कोई छोटा छोटा ऐसे कंट्री बहुत सारा बन गया है। तो ये एक प्रकार से दुर्घटना थी, जैसे छोटे छोटे राज्य बन गए। तो इस बात का हमें विश्लेषण करना है, बताना है। तो इसको हम किस प्रकार से बता सकते हैं, ये मैप में देखें तो अगर 19वीं सदी का, यानी कि कह लें कि सन 1800 के बाद, जब स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, जर्मन, बेल्जियम, ये सारे जो हैं अपने अपने उपनिवेश बनाने लगे। यहाँ पर लिस्ट है ये: बेल्जियम, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रिटिश डोमिनियन, और कुछ स्वतंत्र राज्य भी थे। तो ये छोटे छोटे देश बना करके उसमें अपना राज्य करते थे, और वहाँ की धन संपदा को वहाँ के जो श्रमिक हैं उनको ले करके उनसे काम करवाते थे और लाभ कमाते थे। तो देखें क्या कुछ है इसमें। जब 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में, यानी कि सन 1880 से लेकर के सन 1900 तक, इस समय जब 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में अफ्रीकी महाद्वीप को पश्चिमी शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाया गया, तो अफ्रीका परस्पर विरोध यूरोपीय शक्तियों की तीव्र राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। यानी कि एक प्रकार से राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे जो शक्तिशाली देश थे वो इस पर कब्जा करना चाहते थे। बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने कई उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो कौन कौन सी कंट्री हैं, फिर से लिस्ट देखें जिन्होंने अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए। तो बेल्जियम, जो आज एकदम छोटा सा कंट्री है बेल्जियम, ब्रिटेन, फिर डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन, फ्रांस, फिर जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। इन देशों ने जो है उपनिवेश अपना बनाए अफ्रीका में। तो फिर से अगर बताएं तो डेनमार्क, फिर बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे कंट्रियों ने जो है उपनिवेश अपना बनाए थे अफ्रीका में। और कब बनाए, तो सन 1880 से लेकर के 1900 के बीच में, इन 20 सालों में उपनिवेश बनाए, क्योंकि उनमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। वे सब उस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के प्रयास किए वहाँ पे, क्योंकि देखें अगर पूरी दुनिया में जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये पठारी क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। और जो पठारी क्षेत्र होता है तो वो खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होता है, तो इसलिए भी प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने का प्रयास किए, इसलिए भी कब्जे जमाए। 1950 के दशक में स्वतंत्रता का युग प्रारंभ होने पर अफ्रीकी सरकारों को राष्ट्रीय एकता कायम रखने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव हुआ। 1950 के दशक में जब कई सारे देश आज़ाद हो रहे थे, जिसमें भारत भी था, तो उस समय अफ्रीका में भी बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकता, जो अफ्रीकी सरकार थी, जब उनको अपना राज्य सौंपना था, अंग्रेज या उनके जो उपनिवेशिक देश थे वो जब वहाँ से जाते, तो जब वहाँ की सरकारों को अपना अपना देश मिला, तो उसमें राष्ट्रीय एकता जो होती है उसको कायम करने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव हुआ। पुराने सजातीय तथा क्षेत्रीय मतभेद एवं विरोध, जिसमें से कुछ ही जड़ें पूर्व औपनिवेशिक काल में थीं, फिर सतह पर आ गई थीं। यानी पहले जब वो कब्जा किए थे तो कुछ सजातीय, यानी कि एक जाति के लोग एक जगह पर रहेंगे, या क्षेत्रीय मतभेद कभी कभी जो उस समय था वो उनके जाने के बाद भी बना रहा था। फिर जब 19वीं सदी के अंत में साम्राज्यवादी छीना झपटी अपने चरम पर थी,
तब यूरोपीय ताकतों ने जो राष्ट्रीय सीमाएं जल्दी में तथा मनमाने ढंग से बनाई, वे सीमाएं प्रायः एक ही सजातीय या सांस्कृतिक समूहों के लोगों को अलग हिस्सों में बांटते थे। यानी कि एक एक सजातीय लोगों को जो है एक जगह पे कर देना, ये सारी जो नीति थी वो अंग्रेज़ों की या औपनिवेशिक कंट्रियों की पहले से ही थी कि एक टाइप के लोग जो हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं इस क्षेत्र में मसाई मसाई जनजाति, तो उनको काट करके अलग मान लीजिए कर दिए, या किसी क्षेत्र में अलग जनजाति हैं तो उनको अलग कर दिए। तो एक जाति के लोगों को एक एक जगह पर करके उसको अलगा दिया गया इस प्रकार से। तो साम्राज्य ये जो प्रायः जो होते थे बॉर्डर लाइंस, वो सजातीय यानी कि एक ही टाइप के लोगों की या एक सांस्कृतिक समूह के लोगों को अलग हिस्सों में बांटते थे। इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक काल में कुछ सजातीय समूहों को अन्य की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता था। यानी कुछ प्रजातियों को या कुछ कहने कम्युनिटीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, उनको ज़्यादा कहने की महत्व दिया जाता था, जिसके कारण वे अन्य की तुलना में अधिक समृद्ध तथा शिक्षित हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद इन विशेष अधिकार प्राप्त समूहों ने अपनी अलग उपराष्ट्रवादी पहचान बना ली। इसके परिणामस्वरूप नाइजीरिया में सरकार और अलगाववादी राज्य बियाफ्रा के बीच, सूडान और चाड में मुस्लिम बहुल उत्तरी क्षेत्र एवं ईसाई बहुल दक्षिणी क्षेत्र के बीच, इथियोपिया में मार्क्सवादी केंद्रीय सरकार एवं इस्लामी इरिथ्रियों के बीच फिर जायरे में देखें तो केंद्रीय सरकार एवं खनिज के धनी शबा प्रदेश के बीच, तथा अंगोला जिम्बाब्वे में सरकार एवं सजातीय एवं क्षेत्र आधारित क्रांतिकारी आंदोलनों जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था लेकिन बाद में बनने वाली सरकार में नहीं शामिल हुए थे, उनके बीच में तीखे अलगाववादी आंदोलन तथा खूनी जंग हुई। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब वहाँ पे औपनिवेशिक कंट्री रहते थे तो उनके बीच में धन संपदा, उनकी शिक्षा, उनकी जो सोशल स्टेटस है, या उनको संसाधनों पर नियंत्रण या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, वो अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर अलग अलग थी। तो जो कम्युनिटी ज़्यादा मजबूत थी वो जब आज़ाद हुई तो अपना अलग कहने उपराष्ट्रवादी पहचान बना करके दूसरे देश बना लिए, तो इसलिए छोटे छोटे उसमें बढ़ गए थे। इनमें से कोई भी अलगाववादी आंदोलन सफल नहीं हो सका था, यानी अलग होना चाहते थे लेकिन अलग नहीं हो पाए, लेकिन वे अपने पीछे तनाव, अविश्वास तथा दीर्घकालिक हिंसा का छाप छोड़ गए। ये आंतरिक संघर्ष विचारधारा के बजाय धर्म और संस्कृति की विभिन्नताओं की उपज अधिक है तथा पड़ोसियों या बाहरी शक्तियों से मिले सहयोग से उन्हें बल मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, ये प्रश्न का उत्तर 150 वर्ड में अगर लिखना हो तो फिर से अगर देखें पॉइंट क्या लिख सकते हैं सीधा, कि उस समय अलग अलग छोटे देशों में बढ़ गए थे। इसका कारण क्या है, पहले परिचय दे दिए कि सन 1880 से लेकर के 1900 के बीच में यूरोप की बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं इस पर कब्जा की थी और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों को सजातीय यानी कि एक जाति के लोगों को अलग अलग बांट करके उनको किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दिए, किसी कम दे दिए, तो उनकी अपनी अलग पहचान बन गई। तो बाद में जो है वही अलग अलग कंट्री बनाने की सोचने लगे और छोटे छोटे देश बन गए। मैप में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रंग किसका है, तो ये नीला का ज़्यादा रंग है। तो इस पर कब्जा किसका था, तो फ्रेंच कॉलोनी थी ये। तो फ्रेंच कॉलोनी कहाँ कहाँ थी, तो आज के ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, फिर यहाँ पे जो है पूरा सूडान वगैरह वाला क्षेत्र, ये सब था फ्रेंच कॉलोनी के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ मध्य कांगो वाले क्षेत्र में भी था और मेडागास्कर पर भी फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। फिर पीला वाला यदि देखें तो ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत है ये जो येलो वाला क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर ये सियरा लियोन, फिर गोल्ड कोस्ट, इसके अलावा नाइजीरिया, आंग्ल मिस्र, सूडान, ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका और नीचे भी है उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया। तो ये सारे ब्रिटिश कॉलोनी थे। तो ये इस प्रकार से था सारा चीज़ें। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में
क्या हुआ उस समय का पूरा देखें अगर कंडीशन, तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे थे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के जो नेगेटिव पक्ष हैं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन जो हैं छिनने लगे थे, क्योंकि ये लोग आकर कब्जा करने लगे, खेती कराने लगे और सारा जो धान है या जो फसलें हैं वो अपने देश में मंगाने लगे थे, क्योंकि उनके यहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो और उनको लाभ नहीं हो रहा था खेती से, तो यहाँ पे खेती करा करके वो मंगाते थे। तो इससे क्या हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन जो है छिनने लगे थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए। आर्थिक परिवर्तन कैसे कि उनके संसाधनों का दोहन करना, उनके क्षेत्र में कृषि करके अपने यहाँ मंगा लेना। सामाजिक परिवर्तन कैसे कि सजातीय लोगों को जो है अलग देना, कुछ विशेष क्लास को के लोगों को ज़्यादा महत्व देना। और पारिस्थितिकी कैसे कि उनके वन संपदा पे जो उनके अधिकार थे वहाँ के चरवाहों की, तो उस पे वन कानून बना देना। तो इस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ज़रा अफ्रीका के अगर क्षेत्र को हम यहाँ पे देखें तो ऐसे ही हमको दिखाई देता है। वहाँ अफ्रीका के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुट्टा यानी कि स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। जैसे अगर देखें एकदम सीधी लाइन में, तो किसी को भी देखें, यहाँ पे देखिए एकदम सीधी लाइन है, यहाँ एकदम सीधी फिदर सीधी लाइन है, ये भी सीढ़ी नुमा सीधी लाइन है। तो इस प्रकार से लाइनों को खींच करके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना दिया गया। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उनको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि कैसे यूरोपीय कंट्रियों ने 1885 1880 के बाद से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में क्यों उपनिवेश बनाए। तो इसका आंसर इस पूरे प्रकरण में समझ करके लिखा जा सकता है। इसमें इतना ही। धन्यवाद।